Students, today we are going to discuss our chapter 3 beginning of new world order by US के द्वारा नए वर्ल्ड की शुरुआत की गई। ठीक है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर लेड टू द बिगिनिंग ऑफ यूएस हेजेमनी इन 1991। जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, तो यूएस हेजेमनी स्टार्ट होगी और दिखनी भी शुरू होगी। इट रिमेन्ड विद ऑल इट्स पावर एनहेंस्ड। उसने अपनी पावर को बढ़ाकर और बढ़ाया और बरकरार भी रखा। अपनी पावर को हमेशा यूएस दूसरे देशों के साथ मिलकर बढ़ाता रहा और उसको बरकरार भी रख पाया। कुवैत वॉज इन्वेडेड बाय इराक इन अगस्त 1990 एंड वॉज सब्सिक्वेंटली अनेक्स्ड। कुवैत पर इराक ने अटैक किया क्योंकि इराक ये सोच रहा था कि उसकी जो बॉर्डर थी उसके पास कुवैत ने अपनी ऑयल रिग्स लगाकर उसके हिस्से का तेल वो धरती से निकाल रहा है, तो इसलिए उसने 1990 में कुवैत पर अटैक किया। आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन। बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए डिप्लोमेटिक, मतलब लीडर्स को भेजा गया। यूएन ने भी कहा कि आप पीछे हट जाइए, वॉर में कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन इराक अपनी अग्रेशन, मतलब अपनी जो टेरिटरी दबा चुका था या अपने तरीके से जो वो होल्ड कर रहा था वर्क, उससे पीछे नहीं हटा। द यूएन मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाई फोर्स। यूएन ने बोल दिया कि अब कुवैत को बाई फोर्स ही छुड़ाया जा सकता है। दिस डिसीजन ऑफ यूएन वाज हेल्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट H.W. बुश। और इसी डिसीज़न को उसने जो उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने अभिवादन किया और बोला कि अब होगा नए युग की शुरुआत। द फर्स्ट गल्फ वॉर टुक प्लेस इन विच इराक वॉज डिफीटेड बाई कोएलिशन फोर्स ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज़। जो ये फर्स्ट गल्फ वॉर था, इसके अंदर कोएलिशन फोर्स थी, वो थी 6,60,000, 34 देशों की फ़ौजें थी। इसके अंदर 34 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे थे और अमेरिका ने जो इस युद्ध का खर्चा था अपने को छोड़कर इन 33 देशों से पूरा कर लिया था। इट वॉज नॉन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएन ने इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला और अमेरिका इसको फर्स्ट गल्फ वॉर मान रहा था। द वॉर वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन। वॉर पूरा अमेरिकन ही था क्योंकि जो यूएन फोर्सेस थी उसको लेड कौन करा था? नॉर्मन स्वार्जकॉफ, जो कि अमेरिकन जनरल थे। तो अमेरिकन जनरल जब लेड करा फोर्स को तो 75% ऑफ फोर्स भी अमेरिकन ही थी। मतलब 75% ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स या जो लोग थे वो 75% जो थे वो अमेरिकन थे, इसलिए पूरा। और इस वॉर को कंप्यूटर वॉर बोला गया क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ हुए थे। इसे कंप्यूटर वॉर भी बोला गया और फिर इसे वीडियो गेम वॉर भी बोला गया क्योंकि इसकी वाइड स्प्रेड टेलीविज़न कवरेज थी और लोग अपने घरों में बैठकर इराकी फोर्सेस की तबाही देख रहे थे। दे आर वॉचिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इराकी फोर्सेस बाई देयर आइज सिटिंग इन देयर रूम्स। टीवी पर देख रहे थे, इसलिए इसे कंप्यूटर वॉर या वीडियो गेम वॉर बोला गया। वीडियो गेम वॉर। इट रिवील्ड द वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप दैट हैड ओपनड अप बिटवीन द यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड अदर कंट्रीज़। दूसरी कंट्रीज़ और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, मतलब बड़ी इन दोनों के बीच में खाई थी टेक्नोलॉजी को लेकर, और उसका भी पता लग गया। इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैड प्रॉमिस द मदर ऑफ ऑल बैटल। इसे सभी युद्ध की माँ बोला गया क्योंकि सद्दाम हुसैन ने बोला था अगर हम हार भी गए तो भी इन देशों को अपने परिणाम भुगतने होंगे, उन 34 देशों को जो यूएस के साथ हैं, क्योंकि यूएस ने तो अपना खर्चा पूरा कर लिया था, उसकी तो इकोनॉमी फिर भी ऊपर थी। एंड द इराकी फोर्सेस डिफीटेड एंड विड्रॉ फ्रॉम कुवैत। और इन 34 देशों ने इराकी फोर्सेस को हरा दिया और उन्हें कुवैत से विड्रॉ करना पड़ा। अब था क्लिंटन ईयर। क्लिंटन जॉर्ज H.W. बुश लॉस्ट द यूएस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1992 टू विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। जॉर्ज H.W. बुश जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे वो 1992 के इलेक्शन हार गए बिल क्लिंटन से, और बिल क्लिंटन पूरे 8 साल तक यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, 8 ईयर्स। 1992 में जीते, फिर आगे चल के 1996 के इलेक्शन भी जीते। ड्यूरिंग दिस एरा इट इज़ बिलीव दैट यूएस हैड विड्रॉन इनटू इट्स इंटरनल अफेयर्स। अपने अंदर की जो आंतरिक चीज़ों को बड़ा ध्यान आकर्षित कर रहे थे जो बिल क्लिंटन थे। उन्हें जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब वर्ल्ड दूसरी दुनिया की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अपने देश के अंदर ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। द गवर्नमेंट लेड बाय क्लिंटन फोकस्ड ऑन सॉफ्ट इशू, जैसे मैंने बोला था, बड़े जो दूसरे छोटे मसले हैं, मतलब जो सॉफ्ट मसले हैं जिसमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं होती या ऐसी ज़रूरत नहीं होती जिसमें हमें हार्ड होना पड़े, ऐसे मसलों पर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे। जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, डेमोक्रेसी की बात कर लें, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। स्टिल द यूएस शोड इट्स मिलिट्री पावर फर्स्टली, अपनी मिलिट्री पावर हमेशा दिखाता रहा यूएस। पहली बार 1999 इन रिस्पॉन्स टू यूगोस्लावियन एक्शन अगेंस्ट द प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन इन प्रोविंस ऑफ कोसोवो। जब यूगोस्लाविया ने अल्बेनियन पॉपुलेशन पर अपना दम दिखाया तो नाटो फोर्सेस थी, उन्होंने यूगोस्लाविया के अराउंड 2 महीने तक रेगुलर बमबारी की और वहाँ पे स्लोबोडेन मिलोसेविक की गवर्नमेंट को भी गिरा दिया, स्लोबोडेन मिलोसेविक की गवर्नमेंट को गिरा दिया और वहाँ पे नाटो फोर्सेस तैनात कर दी गई, स्टेशन कर दी गई कोसोवो में। सेकेंडली, इन रिस्पॉन्स टू बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसीज इन नैरोबी कीनिया, डार एस सलाम तंजानिया। तंजानिया और कीनिया में जो बॉम्बिंग हुई थी नैरोबी और डार एस सलाम में, उसका भी एक तरह से ये बदला था। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच लॉन्च बाई द यूएस वॉज ए सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक ऑन अल-कायदा टेररिस्ट टारगेट्स इन सूडान एंड अफ़गानिस्तान। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच जो नैरोबी में बॉम्बिंग हुई थी उसके ख़िलाफ़, या तंजानिया में जो बॉम्बिंग हुई थी डार एस सलाम में, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने चलाया था सूडान और अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों को नष्ट करने के लिए। 9/11 ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये था पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध। ऑन 11 सितंबर 2001 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट वर हाईजैक्ड एंड फ्लू इनटू इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ यूएस। 11 सितंबर 2001 में 4 अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट से उनको हाईजैक करके इनकी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स की थी उनके अंदर टकराने का आदेश था, मतलब उन्हें हाईजैक करके उसके अंदर भिड़ाना था। द फर्स्ट एंड सेकंड एयरलाइन क्रैश्ड इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में है उसके अंदर पहले 2 जो एयरलाइन थे वो क्रैश करेंगे। थर्ड क्रैश्ड इनटू द पेंटागन बिल्डिंग एयरलिंगटन वर्जीनिया के अंदर जो इनकी पेंटागन बिल्डिंग है, जो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। डिफेंस मतलब जितने डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी वहीं है, जितनी भी इनकी नेगोशिएशंस होती है, इनकी पॉलिसीज़ बनती है रिलेटेड टू डिफेंस, जितना खर्चा होता है मिलिट्री पर, सारा वहीं पर ही है। एंड फोर्थ एयरक्राफ्ट बाउंड टू फॉर कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। कैपिटल बिल्डिंग यूएस कांग्रेस के अंदर भिड़ना था जो 4th प्लेन, लेकिन वो कहाँ गिर गया? फील्ड्स इन पेनिसिल्वेनिया के फील्ड्स के अंदर ही गिर गया, मतलब 3 टकरा गए, चौथा बीच में ही धाराशायी हो गया। दीज अटैक्स केम टू बी नॉन एज 9/11, इनको 9/11 बोला गया। द यूएस रिस्पॉन्स टू 9/11 वॉज स्विफ्ट एंड फेरोशियस। जॉर्ज H.W. बुश हैड सक्सीडेड क्लिंटन इन यूएस प्रेसिडेंसी, और इसको बहुत जघन्य माना गया इस अटैक को। और जॉर्ज W. बुश जो जॉर्ज H.W. बुश के बेटे थे, उन्होंने क्लिंटन को हराकर प्रेसिडेंट बन चुके थे। और इस अटैक में
9/11 में 3000 लोग मारे गए थे अमेरिकन्स। इस अटैक को ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन DC 1814 में जो हुई थी, 24 अगस्त 1814 में जो हुई थी उसका, और जापानीज़ अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन दिसंबर 7, 1941। जो 1941 दिसंबर 1941 में जापानीज़ ने पर्ल हार्बर जो US का है उस पर अटैक किया था, और ब्रिटिश ने जो उनके वाशिंगटन DC को बर्न किया था 24 अगस्त 1814 में, उसके बराबर रखा गया इसको, या उसके जितना फेरोशियस माना गया। और इस अटैक को जब से कंट्री फाउंड हुआ था 1776 से, ये सबसे सीवियर अटैक था जब से कंट्री फाउंड हुआ था। द US लॉन्च्ड ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम एज ए ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया इन्होंने। अब जो इंड्यूरिंग फ्रीडम था वो किसके ख़िलाफ़ था? बिहाइंड 9/11 अटैक जो सस्पेक्ट थे उनके ख़िलाफ़ था। 9/11 के जो सस्पेक्ट थे मेनली अलकायदा एंड तालिबान रिज़ाइम इन अफ़गानिस्तान। तालिबान रिज़ाइम जो तालिबान का जो एरिया था उसका, और वहाँ पे जो अलकायदा था, अलकायदा के ख़िलाफ़ या तालिबान के ख़िलाफ़ जो ये अटैक था यही प्लान हुआ था। अरेस्ट वर मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय US फोर्सेज ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सनस बीइंग अरेस्टेड। सारे दुनिया से लोग अरेस्ट किए गए। उन्हें ग्वाटेमाला बे है जो क्यूबा में है, जो US का नेवल जगह है जहाँ पे नेवी है, नेवी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे लोगों को रखा गया। दीज पर्सन वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस कंट्रीज एंड डिटेन्ड इन सीक्रेट प्रिजन। इन सब लोगों को सीक्रेट प्रिजन्स में रखा जाता था। जो ग्वाटेमाला बे मैंने बताया है उसके अंदर रखा जाता था। वहाँ पे उन्हें इंटरनेशनल लॉ जो लोगों पर अत्याचार हो रहे थे उनसे भी दूर रखा जा रहा था। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके क्या हक हैं। सब हकों से उन्हें दूर रखा जाता था। तो यहाँ पे उनको लाया जाता था जो सस्पेक्ट होते ग्वाटेमाला बे जो कि क्यूबा में है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। वी हैव डन आवर पार्ट फर्स्ट। होप यू हैव अंडरस्टैंड माई टॉपिक वेरी वेल।